किसी भी चैप्टर से शुरू करें, जो भी आपको सहज लगता है, जो आपको आसान लगता है, जो आपको लगता है कि इसमें मेरा कॉन्फिडेंस आएगा, मुझे इसकी जानकारी थोड़ी बहुत पहले से है, तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। आप में से कई लोग नए जुड़ते हो क्लास में, किसी ना किसी मेरे छात्र के माध्यम से आप में से लोग आते हैं, तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि सर पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, मेरा टीचिंग छूट गया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस भी क्लास से यहाँ जुड़ते हैं, अगर आप पर्यावरण से भी मेरे साथ जुड़े हो, तो निश्चित रूप से आप पूरे 10 के 10 यूनिट्स कर लोगे इन कमिंग 90 डेज। यानी 90 दिनों में आप पूरा कोर्स एक बार कवर कर चुके होंगे। उसके बाद हम रिवीजन भी करते हैं एग्जाम से पहले, कम से कम 2 बार, 2 टाइम्स तो हम करते ही हैं। यानी कि आप अगर किसी भी स्टेशन पे चढ़िएगा, दिल्ली आप पहुंच ही जाएंगे। भले ही ट्रेन कलकत्ता से चली है और आप ट्रेन पे बैठे प्रयागराज में हैं, फिर भी आप दिल्ली पहुंचेंगे। मुगल सराय में भी बैठे हैं तो दिल्ली ही पहुंचेंगे, और मुरादाबाद में भी बैठे हैं, चाहे अलीगढ़ में भी बैठे हैं, चाहे पटना में बैठे हों, या लखीसराय क्यूल में बैठे हों, आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप ट्रेन पे बैठ चुके हैं। तो ट्रेन पे हमारा बैठना ज़्यादा जरूरी है, रेदर कि हम ये सोचें कि भाई कैसे, मतलब हम कैसे दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के लिए आपको ट्रेन पे बैठ जाना काफ़ी है। देर सवेर आप पहुंच ही जाएंगे, ये बात निश्चित है। हो सकता है कि 2-3 घंटे की देरी हो सकता है ऑन टाइम हो, लेकिन आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हमारा पर्यावरण एक टॉपिक अभी चल रहा है। दूसरी बात यह है गाइस कि देखिए, हमारे लाइफ में ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा महत्व है। अभी एक मैम का फोन आया था, मेरी उनसे बात हुई, तो अभी क्लास में भी हैं मैम। तो मेरे दिमाग में जो उन्होंने कहा कि वो मतलब अभी प्रिंसिपल भी रही हैं स्कूल में, +2 स्कूल में, तो वो नेट की तैयारी करना चाहती हैं, बहुत पुरानी स्टूडेंट है। तो उन्होंने बोला कि सर पहले नहीं कर पा रहे थे, अब हम करना चाहते हैं। अब मेरी जिज्ञासा है कि अब हम +2 में तो हैं, बट हम चाहते हैं कि हम प्रोफेसर भी बने, नेट करें, ऐसा उन्होंने कहा। पर मेरा हो नहीं पा रहा, मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रही हूँ, पर हो नहीं पा रहा है। तो मुझे आप बताएं कि क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मुझे पता नहीं लग पा रहा। तो मेरा असेसमेंट आप करिए, मुझे मेंटोरशिप की भाई कैसे हम करें। तो एक चीज देखिए, हम सभी के लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए बहुत एक अच्छी बात आपको मैं बताता हूँ, आप इस चीज से शायद सहमत होंगे। आज से 15-20 साल पहले मैं क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट आप लोग बहुत देखते हैं ना, मतलब मुझे लगता है जब मैं बहुत छोटा था, मतलब जब मैं क्लास 5th में, 6th में, या 10th तक, टिल क्लास 10th, यानी 2010 में मैं 10th, तो 2010 तक मुझे क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था, मैं क्रिकेट बहुत खेलता था। सुबह दोपहर शाम रात जब मिल जाए मुझे मौका, तो मैं चाहता था कि मेरे हाथ में बल्ला आए और मैं जाकर के खेलूं, ऐसा मुझे लगता था। रात में 12 बजे भी खेल ले, बहुत पिटाई भी होती थी, लेकिन मेरा क्रिकेट का एक अलग ही पैशन था, बहुत गजब का पैशन था क्लास 10 तक। उसके बाद पढ़ाई का बोझ बढ़ा, मतलब ट्यूशंस वगैरह बहुत सारे होने लग गए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मतलब साइंस ले लिया, समय मिला नहीं, धीरे धीरे क्रिकेट छूटता ही चला गया। अब ऐसी स्थिति है कि मुझे क्रिकेट आप बैठने दिखा दीजिएगा तो मुझे नींद आएगी, मैं नहीं देख पाऊंगा, मुझे इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। बट एक समय में मतलब इतना इंटरेस्ट था कि आई वॉज मैड आफ्टर क्रिकेट, आई वॉज मैड, लिटरली मैड, मतलब जो पागलपन कहते हो ना, माने ऐसा पागलपन कि मैं, मतलब कि 1985 का वर्ल्ड कप लगा के टेलीविजन पे देखता था। जैसे मान लीजिए 1983 में वर्ल्ड कप हुआ, और 2005 में मैं देखता था कि भाई कौन खेल रहा है, कितना स्कोर हुआ, वेस्ट इंडीज जीता कि भारत जीता, कपिल देव बैटिंग कर रहे हैं कि नवजोत, मतलब इतना पागलपन था। तो मैं ये इसलिए आपको बता रहा था कि उस जमाने में, यानी जब मैं क्रिकेट देखा करता, 2004-5-6 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस जमाने में भारत, जो इंडियन क्रिकेट टीम थी, वो एक बहुत कमजोर, मतलब ऐसी क्रिकेट टीम हुआ करती थी जो बांग्लादेश से भी हार जाती थी। आज का जो आप भारत का क्रिकेट टीम देख रहे हो ना, वो अलग है। और 2004-5 में भारत का टीम आप देखिएगा तो ऐसा टीम था कि मतलब एवरेज था। कभी कभी तो वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, ऐसे ऐसे टीम से भी मैच हारती थी, और बुरी तरह से हारती थी। और उस जमाने में एक टीम था ऑस्ट्रेलिया, अभी भी है, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाता था तो वो जीत जाता था। माने ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा टीम था जिसपे आप, मतलब अगर वो खेल रहा है तो उसके उतरने से पहले आप ये बेट लगा सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। वो इतनी मजबूत टीम थी, आज भी है, उस टाइम और भी ज्यादा थी। रिकी पॉन्टिंग कप्तान था, रिकी पॉन्टिंग एक बहुत बड़े खिलाड़ी उस टाइम कप्तान हुआ करते थे। तो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था, इतनी उसकी तैयारी होती थी कि कोई टीम उसके सामने आ जाए, माने भारत हो, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, आपका बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, मैं कहता हूं कोई भी टीम, तो ऑस्ट्रेलिया माने पहले ही आप कह यार ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा, छोड़ो मैच मत देखो, ऐसा था, इतनी ताकतवर, मतलब 10 में 10 मैच जीतने वाली। रिकी पॉन्टिंग कप्तान थे। ऑस्ट्रेलिया को एक समय मतलब इतना उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि उसने, मतलब जो
पूरे विश्व का जो क्रिकेट एसोसिएशन है, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, तो उसको ऑस्ट्रेलियन टीम ने प्रपोजल भेजा कि हमको मजा नहीं आ रहा है साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, भारत के साथ खेलने में, क्या इसके साथ, ये सब बच्चा है मेरे सामने। तो ऑस्ट्रेलिया ने प्रपोजल दिया इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन को कि आप एक काम करिए कि पूरे विश्व से 11 खिलाड़ी चुनिए, यानी पूरे विश्व से, मतलब कि भारत से जो 2 खिलाड़ी बेस्ट हैं, जैसे सचिन बेस्ट है, वीरेंद्र सहवाग बेस्ट है, ऐसे ही आप पाकिस्तान से 2 बेस्ट को चुनो, शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ी, या वेस्ट इंडीज से उस समय ब्रायन लारा। तो उसने कहा कि पूरे विश्व से आप टॉप 11 बनाओ, पूरे विश्व से आप टॉप 11 बनाओ, मतलब ऐसा 11 कि मतलब जिसको हरा पाना असंभव हो। तो भारत से सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, ऐसे खिलाड़ी, पाकिस्तान से शोएब अख्तर, है ना, साउथ अफ्रीका से जैक कैलिस, ऐसे कई सारे खिलाड़ी जो बेस्ट 11, और उसको लड़ाया गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये बात है 2000, मुझे लगता है 11-12 की बात है, आईपीएल से पहले, उसके बाद आईपीएल आया था इसी को फॉलो करके। तो बेस्ट 11 टीम बनी, बेस्ट 11 जिसको कोई नहीं हरा सकता, और वो उतरी किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ऑस्ट्रेलिया और बेस्ट 11 का मैच हुआ, करीब 2-3 मैच होना था। तो सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दूसरे तरफ तो बेस्ट 11 है ना, बेस्ट 11 को कौन हरा सकता। पर आप विश्वास मानिए कि जो बेस्ट 11 की टीम थी ना, वो 100 भी मतलब नहीं बना पाई। आप शायद इस चीज को जान के आपको ताजुब होगा कि जो बेस्ट 11 की टीम थी ना, वो मतलब 100 रन भी नहीं बना सकी, 100 रन भी नहीं बना सकी, और ऑस्ट्रेलिया जीत गया। और ऐसा करीब 3-4 मैच हुआ, और 3-4 मैच में, माने 4 के 4 मैच में स्थिति ऐसी रही, सब में बेस्ट 11 हार गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। तो उस पर रिसर्च हुआ, इस पे एक रिसर्च हुआ कि भाई ऑस्ट्रेलिया में मतलब क्या हो क्या रही, खा क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, कि भाई ये तो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे, ये तो बेस्ट 11 को मतलब 100 रन नहीं बनाने दिया, ऐसा क्या है, क्या बॉलर है इसके, क्या बैट्समैन है, ये कैसे हो सकता है। तो इस पे रिसर्च के बाद ये सामने आया गाइस कि एक तो ऑस्ट्रेलियन बहुत एग्रेसिव होते हैं, वो अपने हार को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए ऑस्ट्रेलियन को कंगारू भी कहा जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू बहुत, जैसे हमारे यहाँ पे हाथी बहुत पाया जाता है या बाघ है, सब वैसे ही ऑस्ट्रेलिया जाइएगा तो कंगारू बहुत पाया, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के लोगों को हम कंगारू भी बोलते हैं। ये आपको पता नहीं, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों को हम क्या बोलते हैं, कंगारू भी जो है बोलते हैं उसके खिलाड़ियों को। तो एक तो ये समझ में आया कि भाई जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं वो बड़े एग्रेसिव है, वो हार को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, अगर हार जाते हैं तो मतलब पागल हो जाते हैं कि मुझे हार नहीं चाहिए, तो जीतने के लिए दे कैन डू एनीथिंग बाई हुक और बाई क्रूक, दे जस्ट वांट टू विन, जीतना चाहते हैं कैसे भी। एक बात, दूसरी बात ये सामने आई कि जो उनकी ट्रेनिंग है ना, जो मैं अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं, जो उनकी ट्रेनिंग है वो बहुत जबरदस्त है। मतलब अगर कोई मैच 6 महीना बाद है तो उसका प्रैक्टिस वो अभी कर रहे होते हैं। अगर कोई कोई मैच मान लीजिए दिसंबर में है तो उसका तैयारी वो फरवरी में कर रहे होते हैं। फरवरी में उनके लिए पूरा स्टेडियम बुक होता है, और उस स्टेडियम में पसीना बहा रहे होते हैं सारे 11 के 11 खिलाड़ी, दिन और रात। और ऐसा करते करते वो इतना परफेक्ट हो जाते हैं कि बट इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि फिर आप सोचो ना, आपकी प्रैक्टिस इतनी पुरानी है, पूरा स्टेडियम आपका है, और आप दिन रात मतलब 10-10 महीने पहले। और उसके मुकाबले जो दूसरी, जैसे भारत टीम, अब भारत की टीम ऐसी है भैया, कल मैच है और आज पता लग रहा है कि आप शिमला घूम रहे हो, कल मैच है और आज पता लग रहा है भारतीय टीम के खिलाड़ी शिमला घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसे कोई कोच, वैसी ट्रेनिंग की व्यवस्था थी नहीं, उतना पैसा भी नहीं था, जो बात है। पहले भारतीय, अब तो खैर बहुत पैसा हो गया, भारत जो इंडियन इंडियन क्रिकेट टीम है, और इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन के बाद बीसीसीआई जिसको आप कहते हो, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, बीसीसीआई, तो अब तो बहुत पैसा हो गया, क्योंकि आईपीएल वगैरह पे बहुत पैसा आ गया। पहले इतना पैसा थी तो इतनी ट्रेनिंग नहीं थी, हमारे पास अच्छे कोच नहीं थे, या ऐसी हम मतलब स्टेडियम वगैरह बुक नहीं कर पाते थे, हम जैसे तैसे मतलब कर लेते थे, बस चलो मैच खेलना है खेल लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का क्या था, ट्रेनिंग। तो गाइज क्या है ना कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया बनना, ऑस्ट्रेलिया का मतलब क्या है कि भाई मेरा फेल्योर हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए, अगर मेरा नहीं हो पाया, मान लीजिए आप में से इस बार कई सारे बच्चों का इस बार नेट नहीं हो पाया, कुछ का हुआ भी, कुछ का नहीं भी हो पाया, तो आपका नहीं हो पाया तो इसके लिए आप, ये आपके ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि भाई आप इसको कैसे लेते हो। कुछ लोग इसको लेते हैं कि यार ठीक है भाई, नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, देखेंगे अगली बार, अगली बार नहीं होगा तो अगली बार, फिर अगली बार, करते करते चल ही रहा है मामला। कुछ लोग होते हैं बड़े एग्रेसिव होते हैं, उनको लगता है कि नहीं, मतलब वो ऑस्ट्रेलिया की तरह होते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे अपने फेलियर को, उनको लगेगा कि यार मेरे में क्या कमी है, मेरे साथ वाले का जब हो गया, मेरे पास वाले का हो गया, मेरे जानने वाले का हो गया, तो मेरे में क्या कमी है, मैं भी तो सब उसी तरह से काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ।
तो जब तक गाइज आपके अंदर ये ऑस्ट्रेलियन एग्रेशन नहीं आएगा, ऑस्ट्रेलियन कंगारू वाला एग्रेशन, जब तक आप अपने फेल्योर को डाइजेस्ट करते रहेंगे, कोई बात नहीं, लेट इट बी, तब तक आप मतलब कैसे नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज गाइज की प्रॉपर ट्रेनिंग। हम लोग क्या, आप क्या सोचते हैं, अभी मैं जो सैयारा मूवी आया, अभी आपने देखा सैयारा मूवी, मुझे सबसे बेकार मूवी लगा अभी तक का, वैसे मैं गया था देखने एक दिन, है ना। मुरारी जी आप क्या मतलब, आप वीडियो ऑफ नहीं कर सकते हैं क्या? वीडियो ऑफ करके तो सोइए आप। वीडियो ऑफ करके सोइए ना, यहाँ पे इतनी सारी लेडीज हैं क्लास में, सब लोग हैं, आप मतलब इतने समझदार होके इस तरह से, महा बेवकूफ इंसान है। तो मैं ये कह रहा था गाइस कि भी सैयारा मूवी आया ना, तो हालांकि मैं उसको देखने गया था, मुझे बहुत अच्छी, लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत फेमस हो गया वो, है ना। बहुत फेमस होने का मेरा मतलब ये है कि वो सुपर डुपर हिट हो गया। मुझे लगता है 4-5 दिन में 100 करोड़ से ऊपर का इनकम है उसका, तो 100 करोड़ से ऊपर का मतलब है सुपर हिट भारत की दृष्टि में, तो सुपर हिट हो गया मूवी। अब जो उसमें जो हीरो है ना, उसमें जो कोई पांडे करके हीरो है ना, वो चंकी पांडे का बेटा है, चंकी पांडे, और जो एक अभी आजकल हीरोइन है कोई पांडे करके, कोई हीरोइन भी है उनकी बेटी, उन्हीं का बेटा, मतलब वो स्टार किड है, जो रेहान आहान पांडे ना, हाँ आहान पांडे ऐसा करके हीरो है, जो उस मूवी का हीरो है, वो चंकी पांडे जो बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार है उनका बेटा है। और एक कोई पांडे करके एक हीरोइन भी है, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, बहुत फेमस है वो भी, उसकी बहन। तो अब क्या है गाइज, किसी आम जनमानस का जब मूवी आता है ना, तो हाँ अनन्या पांडे, अनन्या पांडे, नहीं यहाँ पे नेपोटिज्म नहीं, एक चीज में आप यहाँ समझिए, हम लोग कहने का नेपोटिज्म कह देते हैं, जो कि है भी, वो तो हर एक इंडस्ट्री में नेपोटिज्म, एजुकेशन में भी है, हर जगह पे। बट गाइज आपको पता है जो स्टार किड्स होते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि यार वो स्टार किड है, उसके पीछे तो ऐसे ही फंडिंग हो गई। बट गाइज सारे स्टार किड पॉपुलर हो जाते हैं क्या? सारे स्टार किड पॉपुलर हो जाते हैं क्या? तुषार कपूर, जितेंद्र का बेटा तुषार कपूर कहाँ पॉपुलर हो पाया? अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक अभिषेक बच्चन उतना कहाँ? तो ये कहने वाली बात है गाइस, है ना। गोविंदा का नेफ्यू है, गोविंदा के भी परिवार का कई लोग फिल्म में है, बट कोई नहीं जानता। गोविंदा जो है उसका भी भतीजा मूवी वूवी में, बट कोई नहीं जानता उसको। ऐसे कई सारे लोग हैं, कुछ लोग पॉपुलर हो जाते हैं। तो मैं एक बार पढ़ रहा था कि गाइस जो स्टार किड्स होते हैं ना, उनकी जब मूवी आती है, जैसे सैयारा मूवी आया, तो सैयारा मूवी मान लीजिए आज आया 2025 में, तो जो आहान पांडे है वो इसकी ट्रेनिंग कम से कम कर रहा होगा ना, तो 1 से 1.5 साल पहले उसको ट्रेनिंग मतलब वो कर रहा होगा इसका, एक्टिंग की, ताकि वो उसका मूवी फ्लॉप ना हो, क्योंकि एक मूवी फ्लॉप होने का मतलब है कि आपका करियर खत्म, ऑलमोस्ट मान के चल सकते हैं कि करियर आपको फिर पसंद नहीं करेगा कोई। तो जो स्टार किड्स होते हैं ना, हमें लगता है कि नेपोटिज्म है, या इसके पास फंडिंग है, इसके पास अप्रोच है, इसको मान लीजिए कि करण जौहर इसको कास्ट कर रहा है, या यश चोपड़ा कास्ट कर रहा है, महेश भट्ट, ये तो ठीक बात है, यहाँ तक तो ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि आप आलिया भट्ट की तरह पहले ही फिल्म में चल जाइएगा, हाफ गर्लफ्रेंड की तरह। आलिया भट्ट क्यों? क्योंकि इन लोगों की जो ट्रेनिंग होती है गाइस, 1-1 साल 1.5-1.5 साल तक ये लोग ट्रेनिंग करते हैं, आप पढ़िए ना, आप ये पाएंगे कि जो स्टार किड्स है ना, ये लोग प्रॉपर मूवी बनने से 1 साल पहले सीखते हैं कि एक्टिंग कैसे करना है, कैसे हंसना है, कैसे रोना है, कैसे गाना है, कैसे डांस करना है, तब जा करके ये मूवी कास्ट होती है, माने उसकी पूरी वो पूरा शूटिंग होता है, तब जाके वो आता है। तब आप देखते हो कि आलिया भट्ट बन जाती है, पहली मूवी आई हाफ गर्लफ्रेंड एंड सी बिकेम सुपरस्टार, या आहान पांडे भी हो गया पॉपुलर, पहला मूवी है, डेब्यू है इसका। तो हम लोग ये चीज नहीं कर पाते, हम लोग जो आम जनमानस हैं, जो कॉमन मैन है, हम लोगों को ये लगता है कि यार हो जाएगा, नहीं होगा गाइस, आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हैं? हम लोगों को ऐसा लगता है कि हो जाएगा, ठीक है यार कर ही तो रहे हैं, नहीं होगा। 10 लाख बच्चे कर रहे हैं हमारे आपके जैसे, रात में 10:30 बजे 10 लाख बच्चे भारत के यूजीसी नेट अप्लाई करते हैं, 10 लाख, और इवन मोर देन दैट। उसमें से 30 से 35 हजार का नेट होना है, 30 से 35 हजार, 10 लाख में से 30 से नेट होना है, और करीब 800-900 बच्चों का जेआरएफ होना है, उसमें आपको आना है। तो अब आप सोच लीजिएगा इसकी आपको कितना प्री प्रिपरेशन की जरूरत है। आज मान लीजिए कि दिसंबर में परीक्षा है, लेकिन मैं आपको 28 जुलाई को इतने ही मोटिवेशन, इतने ही मतलब कि जी जान के साथ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको प्री प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। एग्जाम आप दीजिएगा 15 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, आज से करीब 4.5 महीना 5 महीना बाद, पर उसकी तैयारी आज मैं आपको 28 जुलाई 2025 को करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि इसी को ट्रेनिंग कहते हैं, इसकी आप जो 5 महीना बाद दीजिए, उसकी ट्रेनिंग अभी से मैं आपको दे रहा हूँ, अभी से आपको मैं तैयार कर रहा हूँ
वार्म अप करवा रहा हूँ क्वेश्चन, ताकि आप जब दिसंबर वाले परीक्षा में बैठे तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल पे हो, ऑस्ट्रेलिया की तरह, आपको कोई डर ही ना हो, आपको पता हो यार कर लेंगे। और उसके कंपेयर में आप जब ये सोचते हैं कि यार ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। कई लोग कर रहे हैं। आपको प्रॉपर एक गाइडेंस की जरूरत है, प्रॉपर एक मेंटरशिप की, अदरवाइज इतने लोग तैयारी करते, इतना कंटेंट अवेलेबल है ना आज के टाइम पे मार्केट में, यूट्यूब पे सब लोग पढ़ रहा है, सबको पता है। तो उसमें आप कैसे आगे बढ़ेंगे जब आपके पास एक अच्छी ट्रेनिंग होगी। ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण बात है आज के समय में। हम अपने ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो समय का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कि हम अपने ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को कितना बेहतर बना रहे हो, ये भी तो सोचो। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आप कितना समय लगा रहे हो, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपका अप्रोच क्या है, ये सब मायने रखता है। और आप नहीं अगर अपने ऊपर इन्वेस्ट करिएगा ना, अपने ऊपर अगर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, तो गाइस एज इतना मतलब उम्र इतनी निकल जाएगी और हाथ आपके कुछ भी नहीं लगेगा। आप अपने 30s में, 40s में, 50 मतलब बहुत उम्र निकल जाएगी, हाथ नहीं लगेगा कुछ। और उसके मुकाबले में आपके साथ का इंसान जो आपके साथ पढ़ा, 10th किया, 12th किया, आज वो किसी गवर्नमेंट जॉब में किसी अच्छे जगह पे कहीं ना कहीं सेटल हो गया, आप उसको एक एग्जाम्पल मान रहे हो भाई। आप नहीं तो यही रीजन है ना, उसकी अप्रोच, उसका मेथड, उसका स्ट्रेटजी आपसे बेहतरीन था, इसलिए वो निकल गया, आप नहीं निकल पाए। तो अब जो हमारे पास समय है ना, इसको हम कैसे यूटिलाइज करें, अपने ऊपर कैसे हम होमवर्क करें, अपने ऊपर कैसे हम काम करें। एक अग्रेसिव एटीट्यूड हमारे में होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, इसलिए मैंने आपको कहानी सुनाई ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि हमारा एटीट्यूड वैसा होना चाहिए, वैसी हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए, वैसा हमारा एक मतलब जोश होना चाहिए हमारे अंदर। तब जाकर के गाइस आप देखोगे कि आपके लिए चीजें बहुत आसान होने लग जाएंगी। कई लोगों को देखते हो, मैं देखता हूँ 4 टाइम्स नेट, 5 टाइम नेट, 2 टाइम। हमारे लाइन में तो बहुत ऐसा होता है, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है। कई लोग बिना मतलब के भी बैठ जाते हैं, रिजल्ट खराब करते हैं लेकिन बैठ जाते हैं। तो कैसे किसी का मान लीजिए 5-5 बार नेट हो रहा है, 3-3 बार जेआरएफ हो रहा है, 10-10 बार नेट कैसे हो रहा है? ऐसा नहीं है कि उसका स्टार्टिंग से ही हो रहा होगा, एक समय उसका भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन तैयारी करते करते वो एक ऐसे जगह पे पहुंच गया, इतना उसको नॉलेज हो गया कि अब वो जब बैठ रहा है तभी क्वालिफाई हो रहा है। अगर मान लीजिए कि मेरी तैयारी पूरी हो गई, तो मैं जितनी बार बैठूंगा उतनी बार मेरा होगा ना, क्योंकि मुझे सब कुछ आ गया, अब तो बस प्रैक्टिस करना है। तो वही चीज मैं आपके साथ चाह रहा हूं कि आपकी तैयारी इतनी पुख्ती हो जाए, इतनी मजबूत हो जाए कि आप जब बैठे तब आपका सिलेक्शन हो। उपासना मैम इस क्लास में इस बार दूसरी बार नेट इन्होंने किया। उपासना मैम अभी क्लैपिंग भी कर रही हैं। 2-3 बार से इनका नेट नहीं हो पा रहा था, पॉलिटिकल साइंस इनका सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस। 2-3 बार मतलब ये जुड़ी थी, नहीं हो पा रहा। अब स्थिति ऐसी है कि इस बार पहली बार दिया, हो गया, इस बार दिया फिर हो गया, जेआरएफ रह गया, तो कह रही है कि अगली बार सर दिसंबर में फिर बैठेंगे, एक आध नंबर से रह गया जेआरएफ। ऐसे मुझे लगता है हमारे क्लास में ऐसे 4-5 बच्चे हैं जिनका इस बार सेकेंड या थर्ड टाइम नेट हो गया, 2-3 नंबर से जेआरएफ रह गया। तो ऐसा कहा कि सर दिसंबर में फिर बैठेंगे, तो हम क्लास रेगुलर करेंगे ताकि हमारा जेआरएफ हो जाए। तो आपका क्यों नहीं हो पा रहा, आप ये सोचिए। या आप में से जो नए लोग हैं जो अभी मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, ये सोच करके कि हमको नेट करना है, जेआरएफ करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यही चीज है गाइस कि आपको बेहतरीन तरीके से जो है ना करना होगा, एक एग्रेशन अपने अंदर लाना होगा, अपने ऊपर टाइम देना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी एक प्रॉपर मेंटोरशिप में। क्योंकि गाइस मेहनत तो रिक्शा वाला भी करता है, ठेला वाला भी करता है। अगर मेहनत करने से ही सब सफल हो जाता तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी तो रिक्शा चालक होता। कई लोग कहते हैं ना कि मेहनत करो, तो मेहनत करने से ही अगर सफलता मिलती तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन होता? मजदूर। जो दिन रात मजदूरी करता है तो उसका पेट नहीं भरता है। मजदूरी मजदूरी करिएगा तो दिहाड़ी कितना मिलता है? 300 रुपए एक दिन का, 350-400 रुपए मैक्सिमम। और सबसे ज्यादा मेहनत वही करता है, मजदूर। लेकिन उसको दिन का 300 या 350 मिलता है, जिसमें शायद वो अपने परिवार का पेट भी ना भर पाए। तो जितने बड़े लोग हैं उतना वो कम मेहनत करते हैं। आप देखिए जितने बड़े लोग हैं, जिसको जितना ज्यादा इनकम है वो उतना कम मेहनत, क्यों? क्योंकि वो काम दूसरे से करवाता है, वो खुद काम नहीं करता। अंबानी खुद काम नहीं करते, वो अपने एसोसिएट से करवाते हैं। टाटा खुद काम नहीं करता, वो वो बस ऑब्जर्व करता है क्या चल रहा है मामला, वो बस देखेगा ठीक है कि नहीं। तो इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। इसको क्या कहते हैं? स्मार्ट वर्क। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हार्ड वर्क, आप हार्ड यू 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 आर सपोज टू डू स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो ठीक है, हार्ड वर्क जहां लगता है करिए, लेकिन उससे ज्यादा स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरा एग्जाम कैसे क्लियर होगा। आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता ये है कि आप
आपके पास एक किताब हो, उस किताब को आप कालिदास की तरह पढ़ जाइए। कालिदास की तरह, जो एक मिथ है या रियलिटी है, जो कहते हैं कि भाई कालिदास जिस पेज को पलटा देता था वो उसको याद हो जाता था, ऐसा कहा जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है आई डोंट नो, बट ऐसा लोग कहते हैं कि कालिदास जो बुक के पेजेस को पलटा टर्न करता था वो उसको याद हो जाता था, इतना इंटेलिजेंट था। तो एक तो रास्ता आपके पास वो है कि आप पेपर 1 पेपर 2 की 3-4 किताबें ले आइए और कालिदास की तरह देख लीजिए। अगर आप कालिदास हैं तो चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी। या जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति, उनके बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि इतने इंटेलिजेंट थे कि एक बार जो देख लेते थे कभी नहीं भूलते थे। तो अगर आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कालिदास वाली कैटेगरी में है तो एक रास्ता तो ये है आपके पास कि आप पेपर 1 पेपर 2 की 2-4-5 किताबें लाइए और उसको देख लीजिए, जो कि बहुत आसान नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि आप कालिदास या राजेंद्र प्रसाद की कैटेगरी में तो यू कैन गो फॉर दैट। दूसरा रास्ता ये है गाइस कि हम स्मार्ट स्टडी करें। एक कॉमन मैन के नाते हमें लगता है कि भाई स्मार्ट का मतलब क्या है कि आपको ये पता हो कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आपको ये पता हो कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं आता, उसको नहीं पढ़ना है। कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसपे ज्यादा इंफेसाइज करना है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिससे क्वेश्चन बहुत कम आता है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। जब ये चीजें आपको पता लग गई तो आपने क्या किया, वहीं पे मेहनत करना स्टार्ट किया। अब इस टॉपिक से 10 क्वेश्चन आते हैं, चलो इसको तैयार कर लेते हैं। इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन, चलो इसको तैयार कर लेते हैं। ऐसे करते करते आपने वो सारे पोर्शन तैयार कर लिए जो आते हैं, आपका क्लियर हो गया। आपके मुकाबले में वो व्यक्ति जो कालिदास, अपने आप कालिदास की तरह मेहनत कर रहा है, वो पूरा अब उसने इतना पढ़ लिया कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करे, वो आपसे कम, उसका हो ही नहीं पा रहा है। तो गाइस किसी भी, देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्मार्ट प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे यूपीएससी कोई सा भी एग्जाम, एनी एग्जाम, मैं तो कहता हूँ एनी एग्जाम इन इंडिया, उसके लिए ये जो स्मार्ट प्रिपरेशन है, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। कि आपको एक, और वही चीज मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कि एक प्रॉपर आपको मेंटोरशिप मिले, प्रॉपर गाइडेंस मिले, आपको सारी चीजें पता लगे, क्वेश्चन पेपर। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो एक पथ प्रदर्शक के नाते मैं आपको एक रास्ता दिखा पाऊँ। ठीक है, तो ये एक मेंटेलिटी के साथ गाइस अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। ये चीजें मैं अभी आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये चीज मैं आपको नवंबर में समझाऊंगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ये चीजें मैं आपको अक्टूबर लास्ट में समझाऊंगा तो कोई मतलब, क्योंकि समय बहुत करीब। अभी समझाऊंगा तो क्या है कि अभी आप अपना माइंड रेडी करके और आप लग, क्योंकि अभी समय बहुत है। अभी से अगर आप लग जाइएगा तो आपका नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग जेआरएफ नेट। अभी समय बहुत है ना, अभी से आप करेंगे तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग नेट, जेआरएफ, वॉट एवर यू वॉन्ट टू गेट। तो अभी से गाइज इन चीजों पे काम करना स्टार्ट करिए, बिल्कुल अग्रेशन के साथ स्टार्ट करिए। सारी चीजें आपको, आपके पास है, सारा संसाधन आपके पास है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए और एग्रेशन के साथ तैयारी स्टार्ट करिए, पूरे जोश और जुनून के साथ। तो बहुत निश्चित, और देखो हमारा इतना प्यारा ग्रुप है, मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग आपस में डिस्कशन भी किया करो। हमारा ग्रुप भी बना हुआ है मिशन जेआरएफ, एक अलग से भी ग्रुप बना दूंगा। आप सभी लोग नेट जेआरएफ के स्कॉलर हैं, यानी हम सभी का लक्ष्य एक है। यहाँ पे जितने लोग हैं हम सभी का लक्ष्य एक है, टू गेट नेट, टू गेट जेआरएफ, टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। तो हम सभी लोग तो आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। दिन में 1 घंटे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, कुछ टर्म डिस्कस कर लिया, कुछ टॉपिक। तो सब लोग तो एक ही जैसे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि आप में से कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है तो कोई जो है बीपीएससी की कर रहा है तो कोई यूपीएससी की, ऐसा तो है नहीं। हम सभी लोग नेट जेआरएफ के हैं तो हम सभी का तैयारी एक जैसा होना है, हम सभी का क्वेश्चन पेपर एक आना है। तो हम आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं। इतना अच्छा हमारा ग्रुप मिल गया, इससे अच्छा क्या हो सकता है। पर ऐसा हम करते नहीं है। तो इन चीजों को भी गाइज आप कर सकते हो, इसलिए हमारा ग्रुप बना हुआ है। आप वहाँ क्वेश्चन पोस्ट करिए, दूसरे को मोटिवेट करिए, भाई आंसर करो। कोई डाउट है तो पोस्ट कर सकते हो, बिल्कुल वहां पे ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। मैंने अपने किसी ग्रुप पे ओनली एडमिन लगाया ही नहीं है, आपने देखा होगा। आजकल लोग ग्रुप बनाते हैं, अगले दिन ओनली एडमिन कर देते हैं ताकि उसके अलावा कोई मैसेज ही ना भेज पाए। मेरे किसी ग्रुप पे आपको ओनली एडमिन दिख ही नहीं सकता है। सारे ग्रुप फ्री, मतलब कि क्या बोले कि आप 24/7 उस पर मैसेज कर सकते हो, 24/7। कोई रोक टोक नहीं है मैसेज करने से या कुछ डिस्कशन करने से। तो वो इसलिए है ताकि आप मतलब कि एक ग्रुप का भी फायदा उठा सकें। हाँ वो तो आपके ऊपर है ना सर कि आप पोल में करते हो या कैसे करते हो, वो तो आपके ऊपर है ना। मेन तो है कि हमारा डिस्कशन हो, क्वेश्चन आंसर हो, हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप हो। मेन तो हमारा लक्ष्य ये है ना। तो ये चीजें होनी चाहिए, बाकी किसी भी तरीके से हो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है।
चलिए हम गाइस अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है वो पर्यावरण, आप सभी को पता है कि अभी हम लोग जो है पर्यावरण के टॉपिक को कर रहे हैं। तो पर्यावरण में गाइस मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी सतत विकास लक्ष्य में आपको पढ़ा रहा था, सतत विकास लक्ष्य। और मैंने आपको बोला था कि सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टोटल 17 यानी 17 पॉइंट्स हैं, 17 गोल्स हैं। और इन 17 गोल्स को पूरा करना है हमें 15 साल, अगले 15 साल यानी 2030 तक। 2015 से हमने इन 17 के 17 बिंदुओं पे काम करना स्टार्ट किया। 2030 कट ऑफ डेट है, उस मीन टाइम में हमें कंप्लीट करना है। तो वो कौन से 17 गोल हैं वो मैं आपको बता रहा था। 2-3 मैंने आपको बताया था, जैसे जीरो हंगर, जीरो पॉवर्टी, क्वालिटी एजुकेशन, है ना, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये सब मैंने आपको बताया था। लैंगिक समानता, ये सब मैंने आपको बताया था। तो 2-4-5 गोल्स मैंने आपको बता दिए थे कि कौन कौन से ऐसे गोल्स हैं जिसपे हम काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं मतलब भारत सरकार काम कर रही है, हमारी व्यवस्था काम कर रही है। हाँ, स्टार्टिंग से मैं बोल देता हूँ। जैसे देखिए पहला गोल क्या है, जीरो पॉवर्टी यानी गरीब मुक्त भारत। गरीब मुक्त भारत एक ये है, तो इस पे काम चल रहा है। जीरो हंगर यानी भूखमरी से मुक्ति। भूखमरी से मुक्ति कब मिलेगा, जब 2 टाइम का अनाज मिलेगा, खाना मिलेगा, है ना। जब हमारे देश के किसान समृद्ध होंगे, वो खेती करेंगे, उपजाएंगे, तब ना खाना। तो उन चीजों के लिए उन चीजों के लिए कई सारा काम हो रहा है, गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं। तीसरा है गाइस अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ एंड वेलबिंग। तो अस्पताल वगैरह, वैक्सीनेशन। पहले अस्पताल बहुत कम था भारत में, अब क्या है कि गली मोहल्ले, ग्राम पंचायत, हर एक स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे आपको छोटा छोटा सामुदायिक भवन मिल जाता है ना। उसको भी डॉक्टर्स वगैरह अच्छे, उस पर काम चल रहा है अभी। तो पहले से बहुत अच्छा हुआ है हॉस्पिटल हमारा, और भी समय के साथ अच्छा होगा। तो पहले जहाँ हॉस्पिटल 10 थे, अब वहाँ 100 हो चुके हैं। पहले जहाँ सिर्फ बड़े बड़े शहरों में अस्पताल था, वहाँ अब पंचायत स्तर पे, ग्राम स्तर पे, प्रखंड, ब्लॉक लेवल, हर जगह पे छोटा छोटा हॉस्पिटल खुल गया, सरकारी प्राइवेट भी खुल गया। चौथा गाइस क्वालिटी एजुकेशन कहा गया, यानी गुणवत्ता युक्त शिक्षा। ऐसा शिक्षा दीजिए जो एक तो सभी के लिए हो। कश्मीर से कन्याकुमारी, कलकत्ता से अहमदाबाद, कोई विद्यार्थी कहीं रहे, पहाड़ पे रहे चाहे जमीन पे रहे, उसको शिक्षा मिले, एक जैसा मिले। वन नेशन वन एजुकेशन, ये इसका है। मणिपुर का भी बच्चा वही पढ़े जो दिल्ली का बच्चा पढ़ रहा है, जो पुणे का स्टूडेंट पढ़ रहा है वही बेंगलोर का बच्चा, माने पूरे भारत में एक समान शिक्षा। ऐसा ना हो कि बिहार का बच्चा कुछ और पढ़े और महाराष्ट्र का स्टूडेंट जो है कुछ और पढ़े, ऐसे में कोई इनइक्वालिटी ना हो। तो ऐसे में क्वालिटी एजुकेशन सभी को। तो ऑनलाइन एजुकेशन इसमें बहुत बड़ी भूमिका कर रहा है, क्योंकि जब से एजुकेशन ऑनलाइन हुआ ना, तब से तो भैया कोई पक्षपात आप कर नहीं सकते। अब मेरे क्लास में मुझे क्या पता कि आप में से कौन मेघालय से हैं, कौन त्रिपुरा से हैं, कौन नागालैंड से हैं, कौन बिहार से हैं, कौन दिल्ली से हैं, और कौन मध्य प्रदेश से हैं, कौन उत्तर प्रदेश से हैं। मैं नहीं पता लगा सकता बिना आपके बताए। तो सारी इनइक्वालिटी खत्म हो। पहले तो मान लो कि ऑफलाइन क्लास में तो पता लगता है ना कौन सा बच्चा, नाम क्या, टाइटल क्या, किस राज्य से, काला है, गोरा है, लंबे हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, सब। ऑनलाइन क्लास में क्या पता लगेगा, कुछ भी नहीं। तो सारा पक्षपात तो खत्म हो गया ना। ऊपर से हमारा सिलेबस वगैरह, टीचर ट्रेनिंग, शिक्षा बेहतरीन हो रहा है। ऐसी शिक्षा जो गुणवत्ता युक्त हो, जो रोजगार परक हो। पढ़ने के बाद आपको सड़क पे डिग्री लेके भटकना ना पड़े, कुछ ना कुछ आपको काम मिल जाए, नौकरी मिल जाए। ऐसा ना हो कि पढ़ लिख करके आप जो है कुछ काम ही नहीं है आपके पास, ऐसा ना हो। उसके लिए एजुकेशन रिस्पॉन्सिबल है, आपके टीचर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उनके लिए पूरा करिकुलम आ गया नया, जो अब नए सिरे से चीजें चल रही हैं। पांचवा गाइस लैंगिक समानता का विषय मैंने बोला था आपको। जो मेल और फीमेल का सेक्स रेशियो है, ये पिछले 15-20 वर्षों पहले की अगर हम बात करें तो बहुत कम हो गया था, अभी भी कम ही है वैसे, पर पहले और भी कम था। 2000 सन 2000, 1990 वगैरह में, या 2010 में भी कई सारे राज्य ऐसे, जो बिहार हो गया, हरियाणा है, राजस्थान है, कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे 1000 पुरुष पे 700 महिला, 1000 पुरुष पे 750 महिला, 1000 पुरुष पे 720 महिला। अब इतना ज्यादा गैप। अब गाइस क्या है कि ये प्रकृति है ना, मेल फीमेल। अब आप सोचिएगा कि धरती पे सिर्फ फीमेल ही हो जाए, या मैं सोचूंगी भाई धरती पे सिर्फ मेल, तो नहीं चलेगा काम। धरती पे जितना इंपॉर्टेंट महिला है उतना ही पुरुष भी है, दोनों के मतलब मिलने से ही दुनिया चलती है। अब 1000 पे 700 महिला, 1000 पे कैसे चलेगा दुनिया, नहीं चल पाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, जो कि होता दिखा भी।
ये अच्छी बात है। तो इसको लेकर सरकार की कई सारी स्कीम कि भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना, हर घर लक्ष्मी, हमारी बेटी हमारी लक्ष्मी, इस तरह से कई सारे स्कीम्स चलने लग गए, है ना, भाग्य लक्ष्मी, सुकन्या समृद्धि योजना, कई सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ बेटी आधारित है, डॉटर आधारित। अब समाज में लोगों को ये लगने लगा कि भाई बेटी होगी तो सरकार का इतना फायदा है, इतनी सब्सिडी है, चलो बेटी पैदा करना अच्छी बात है। पहले क्या था, भ्रूण हत्या केस बहुत ज्यादा हो गए थे, पैदा होने से पहले पता लग जाता था अल्ट्रासाउंड से भाई बेटा है बेटी है, तो वो सब भारत में इलीगल हो गया, अब आप पता नहीं कर सकते, भ्रूण हत्या इलीगल है, एबॉर्शन, है ना। तो ये जेंडर इक्वालिटी पे बहुत काम हुआ, है ना, लड़कियों को काम मिलना, या महिलाओं को राजनीति में या जॉब्स में या एडुकेशन में हर जगह पे आरक्षण दे करके उनको आगे लाना, फैसिलिटी देना, है ना। अब देखते हो सरकार, इवन चुनाव भी आता है तो चुनाव में महिला एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले के समय में महिला वुमन इतना बड़ा मुद्दा नहीं थी। आज के समय में कोई भी राज्य में चाहे देश में चुनाव हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी महिलाओं के लिए अलग से वादा करता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया, मेट्रो भी फ्री था करीब करीब, और भी कई सारे लाभ थे। अब भाजपा ये पता नहीं क्या करेगी, बट अरविंद केजरीवाल ने फ्री कर दिया था, क्योंकि उसको पता था कि महिला का एक एक मुश्त वोट हमको मिल जाएगा तो हम जीत जाएंगे। मोदी जी ने भी तो यही किया ना। मोदी जी प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय कैसे हुए, उनका भी ये रीजन है। मोदी जी ने नस पकड़ लिया देश का, उसको पता है कि घर की महिलाएं बड़ी सबल होती हैं, उनको थोड़ा सा अगर हिम्मत मिल जाए तो पूरे घर का वोट। अब मान लिया कि किसी का हस्बैंड कांग्रेस ही है, किसी का, मेट्रो में कुछ तो रियायत मिली थी मैम, बस तो फ्री था, मेट्रो में भी कुछ रियायत शायद मिली थी। अब मान लीजिएगा इस किसी की वाइफ है, किसी की मदर है, किसी, अब वो भाई मोदी जी कहते मोदी, अब उसके घर का हस्बैंड है या भाई, अब वो बोलेगा नहीं कि हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, तो उसका खाना बंद हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब महिला अगर चाहे तो वोट बैंक बदल सकती है, और उन्होंने बदला। मो, मोदी जी को जिताने में महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है, जो इंडियन वुमेन्स हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में। इसलिए वो देखते हो हमेशा मंच से महिला 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 वुमन कार्ड खेलते रहते हैं कि महिलाओं के लिए वो, है ना, बिहार में दिल्ली में हर जगह, क्योंकि महिलाएं अभी तक डिवाइडेड नहीं है। महिलाओं में अभी कोई ब्राह्मण कोई दलित कोई राजपूत कोई भूमियार ऐसा नहीं हुआ है, कोई मुसलमान कोई हिंदू नहीं हुआ है। महिला मतलब महिला, बीजेपी को देना है तो बीजेपी को देना है, कांग्रेस को तो कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी तो, ये चल रहा है अभी। जिस दिन महिलाओं में भी डिवीजन आ जाएगा कि हम ब्राह्मण महिला हैं, हम जो है वो दलित महिला हैं, हम जो है यादव महिला, ऐसा जाति जो हमारा देश में चुना, उस दिन क्या होगा, महिला भी कमजोर। तो अभी क्या है, महिला ग्रुप यूनाइटेड है, ये सारे पॉलिटिकल पार्टी को पता है ना। देखिए तेलंगाना में भी बसेस आर फ्री फॉर वुमन, रिजवाना मैम बता रही है। तो ये कहने का मेरा मतलब ये है गाइस कि देखिए हालात कितना बदल गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले के टाइम पे वुमन को कौन ध्यान देता था, ना ही गवर्नमेंट ना ही समाज। आज के टाइम पे देखिए वुमन कितनी सशक्त हो गई कि कोई चुनाव हो, चाहे हैदराबाद का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे भारत का हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी महिलाओं को इग्नोर नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि महिलाओं का वोट अगर पड़ेगा तो एक मुश्त पड़ेगा, 100 में 100 पड़ेगा, 150 में 150 पड़ेगा, मुझे मिलेगा। पुरुषों का वोट बढ़ जाएगा, पुरुषों में कोई मुसलमान है, कोई यादव है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत, बहुत तरह की बात है। हम जी फलाने पर हम कांग्रेस है, पर महिलाओं का वोट अभी तक नहीं बढ़ रहा मैक्सिमम। तो ये भी एक कारण है। मतलब मैं कह रहा हूं कि जेंडर इक्वालिटी की आज के समय में सजगता आ गई। इसका रीजन ये है कि पढ़ा पढ़ाई लिखाई हो गया, जॉब्स हो गए, मतलब वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी मिला तो वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इसके लिए कई सारे स्कीम्स आए ना, तब हुआ, एक दिन में तो नहीं हुआ ना, ये एक दिन में तो हुआ नहीं है। इसके लिए 100 50 100 साल 150 200 साल का संघर्ष तब जाके हुआ है। तो जेंडर इक्वालिटी अभी भी हालांकि इस पे काम चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी भी चल रहा है, ठीक है। देन गाइस छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये भी मैंने आपको बताया था गाइस कि वाटर जले जीवनम, वाटर इज लाइफ, बिना जल के तो जिंदा नहीं रह पाइएगा। हम चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, स्पेस अंतरिक्ष में अभी शुभांशु शुक्ला लौट के आ गया, पर लोगों को कहाँ बसा पा रहे हैं, कहाँ चांद पे जाकर के इंसान रहने लग गया, मंगल पे रहने लग गया। पृथ्वी पे ही क्यों रह रहा है, क्योंकि यहाँ पानी है, क्योंकि यहाँ पे हवा है, क्योंकि यहाँ पेड़ है पौधा है प्रकृति है। चंद्रमा पे पता नहीं कब बसेंगे, वो बात की बात है।
तो ऐसे में गाइस पीने का पानी, वो भी साफ पानी, तो ये बहुत बड़ा एक है ना, कि वाटर को प्यूरिफिकेशन करना। हर घर नल योजना अभी चल रहा है ना पूरे भारत में, हर घर नल योजना, सरकार आपको घर तक नल दे रही है, क्योंकि अब पोखरा तालाब तो पहले की तरह रहा नहीं ना, हमने तो सारे तालाब खत्म कर दिए, नदियों को भी हमने गंदा कर दिया, नाला बना दिया। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि नहर वगैरह बना के हर घर पे नल, टैप वाटर दे रही है। बड़े शहरों में तो हो चुका है, अब गांव वगैरह में भी हो रहा है कि हर घर में नल, इसका नाम ही है हर घर नल योजना, कि प्रत्येक घर में सरकारी पानी आएगा, सरकार पानी भेजेगी, चाहे कहीं से भेजे, नहर से चाहे नदी से, प्यूरिफाई करके भेजेगी। जो बड़े शहरों में तो होता है, छोटे शहर गांव में भी अब होगा ये सब, या हो रहा है, कई जगह तो मिल रहा है। इससे क्या होगा, वाटर के लिए आप निश्चिंत हो गए, चलो भाई सरकार वाटर की जिम्मेदारी ले रही है। अब सरकार के पास अपना सिस्टम है, वो अपना नहर बनाए, अपना डैम बनाए, बड़ा बड़ा बांध बनाए, उससे वाटर को स्टोर करे, घर घर तक पहुंचाए। क्योंकि हमारे पास तो बस अब एक ऑप्शन बचा है, समरसिबल मोटर, जो हम लोग समर यानी जो बोरिंग करवाते हैं जमीन के नीचे, सभी के घर में है। मान लीजिए जिसके घर का बोरिंग फेल हो जाए, समरसिबल फेल हो जाए, तो क्या करिएगा। तो ऐसे में सरकार इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि भाई सबके घर तक पानी पहुंचे, एटलीस्ट दिन में 2 बार 1 बार, ताकि लोग अपना, है ना, पानी तो चाहिए ना भैया, बिना पानी के क्या करोगे। पहले का टाइम थोड़ी है कि नहाने के लिए जो है पास के तालाब में चले गए, या पास के तालाब में पानी भर के ले आए, पी लिए। कहाँ जाओगे लाने, शहर के लोगों के पास तो कुछ है भी नहीं ऐसा। दिल्ली वगैरह में, बंबई में पानी की कमी हो गई, पानी ने, सरकार का ने पानी तो समझ लो त्राहिमाम मच जाएगा, कहाँ से आएगा पानी, है ना। तो ये चीजें हैं गाइस। इसके इसके अलावा 8वां पॉइंट ये कहा गया कि डिसेंट वर्क ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी एक अच्छा काम। देखिए ये भारत अभी भी इसमें बहुत पीछे है, हालांकि बहुत अच्छा। डिसेंट वर्क का मतलब क्या है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आपको काम मिला कि नहीं मिला। अब आपने पीएचडी कर लिया और आपको कहीं पे क्लर्क का नौकरी करना पड़ रहा है, आपने क्या कर लिया, पीएचडी, आपने क्या कर लिया, एमबीए, आपने क्या कर लिया, एमबीबीएस, ऐसे बड़े बड़े क्वालिफिकेशन आपने ले लिया, पर कुछ हाथ नहीं लगा, तो आपने सोचा चलो यार जो मिलता है करते हैं, घर परिवार चलाना है। आपने क्या किया, कहीं पे जाके प्यून का नौकरी मिल रहा था गवर्नमेंट, या कुछ ऐसा, चपरासी बन गए, क्लर्क बन गए। वो बनना खराब नहीं है, बट मैं बात कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, कि आपने बड़ी बड़ी पढ़ाई कर ली, अब आप पीएचडी कर लिए, पीएचडी का मतलब है ए ग्रेड जॉब, मतलब ऐसा जॉब जो ए ग्रेड हो, है ना। अब वहां पे आपको कुछ, तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि भारत में डिसेंट वर्क आई। ये कब होगा, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जब देश में पैसा आएगा, जब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आएंगे, तो क्या होगा गाइस कि हम जिस चीज के योग्य है वैसा काम हमको मिलेगा, उतनी तनख्वाह मिलेगी। अभी भारत में देखते हो, मिलना चाहिए जिसको 2 लाख उसको मिलता है 50,000, जिसको 50,000 मिलना चाहिए उसको मिलता है 15,000। इतनी आबादी है, आप नहीं काम करिएगा 15 लोग खड़ा है काम करने के लिए, जो खास करके अच्छे, जो अच्छे काम है। क्योंकि देखो अब इवन जो मीनियल वर्क है उसके लिए लोग नहीं मिल रहे, जो मजदूरी वाला काम है, जो मीनियल वर्क है, क्योंकि अब सब पढ़ रहा है ना, कौन करेगा मजदूरी, सब पढ़ रहा है, सब पढ़े, सब पढ़े, ये चल रहा है योजना। जो 10 क्लास पढ़ लिया, जो 12 क्लास पढ़ लिया, वो कुदाल चलाएगा, नाला साफ करेगा, वो लग रहा है आपको। हमको आप बोलिएगा कुदाल चलाने, चलाएंगे, हम आपको बोलेंगे चलाइएगा आप। तो अब तो समय ये आ गया भैया कि मीनियल वर्क जो निचले, उसके लिए लोग नहीं मिल रहे, बहुत रेयर हो चुका है वो। और जो अच्छे काम है, माने जो पढ़ा लिखा, अब पढ़े लिखे लोग इतने हो गए कि इस तरह के काम के लिए 10, मतलब हर जगह पे। तो इसका इसका रिजल्ट क्या आता है गाइस कि जो आपको मिलना चाहिए मानदेय, उसका आधा से भी आधा आपको मिलता है, क्योंकि कंपटीशन इतना है। तो ऐसे में गाइस ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार अपने आप को इतना सशक्त करे, आर्थिक रूप से इतना समृद्ध बनाए, है ना, एक अच्छी इकोनॉमी देश की हो, कि भैया आप जिसके योग्य हैं वो काम आपको मिले, आप सेटिस्फाइड हो, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले, छोटे छोटे बिजनेस के लिए सरकार सपोर्ट करे, कर भी रही है। जैसे स्टार्टअप वगैरह आप देख रहे हो, भारत में पहले स्टार्टअप कहाँ था, 2014 से पहले भारत में गिनती का स्टार्टअप था, 1 2 3 4 ऐसे, और आज के टाइम पे हजारों की संख्या में स्टार्टअप है, हजारों। हम आप सब स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, मैं भी सोचता हूँ क्या स्टार्टअप कर दूं, आप भी सोचते हो कोई तीसरा भी। अब ऐसा माहौल बन गया ना, सरकार लोन भी दे रही है, मुद्रा स्कीम के तहत थोड़ा बहुत लोन मिल गया, चलो भाई कुछ काम शुरू करते हैं, कुछ तो पैसा आएगा, धीरे धीरे उसी को बड़ा करेंगे। हो ही रहा है, देख ही रहे हो, जो अन अकेडमी आप देख रहे हो, जो फिजिक्स वाला देख रहे हो, जो आप ऐसे तमाम तरह के छोटे छोटे, जो आज इतना बड़ा बन गया, बाइजू, ये सब क्या था, स्टार्टअप ही तो था एक टाइम पे। आज ना मान लीजिए 1,000 करोड़ का बन गया, एक समय पे तो स्टार्टअप था, कुछ भी नहीं था।
तो ये है गाइस कि डिसेंट वर्क। इसके लिए सरकार को मान लीजिए मदद करना पड़ेगा, एक ऐसी माहौल बनाना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अब मान लो आपको बिजनेस करना है, पैसा कहाँ से लाओगे? तो सरकार की जिम्मेदारी है कि मुद्रा स्कीम आपको दे रहा है, 4 लाख 5 लाख रुपए आपको दे दिया, चलो भाई आप मास्टर्स तक पढ़े हो, आपका सर्टिफिकेट देख के आपको 5 लाख रुपए दे दिया, अब आप 5 लाख रुपए लेके सोचिए क्या कर सकते हैं आप। कुछ स्टार्टअप कर सकते हो आप, अगर जॉब में नहीं जाना है तो कर सकते हो, लोग कर रहे हैं। तभी तो इकोनॉमी बढ़ेगा ना, जब हम सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो ये चीज है। नोवा गाइज हमें बोला गया इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी गाइज इनोवेशन, आज का समय इनोवेशन का, नवाचार। गाइज पुराने तरीके से काम करने से नहीं चलेगा। अब देख रहे हो समय कितना बदल गया। पहले हम लोग फिजिकल करते थे, शारीरिक बल का उपयोग करके काम करते थे, फिर हम कंप्यूटर पे आए, अब एआई पे आ गए, रोबोट पे आ गए। अब आने वाला समय कितना वास्ट होगा, मतलब कितना तेज हो जाएगा। पहले जो काम, मान लो कि पहले काम हम 10 दिन में जो करते थे, कंप्यूटर के आने से वो काम 1 दिन में होने लग गया। अब एआई आ गया तो वो काम अब मिनटों में होगा। आप समझ रहे हो कितना फास्ट। तो इनोवेशन यानी काम करने के तरीके को बदलो। जिस चीज को करने में 4 दिन लग रहा है, उसको ये सोचो मैं 10 मिनट में कैसे करूंगी। तो उसके लिए इनोवेशन, नया नया तौर तरीका, तो इनोवेशन का ये दौर है। तो गवर्नमेंट भी इस पे फोकस कर रही है कि हम इनोवेट करें। सड़कें देख, उसके लिए आप देख रहे हो गाइस कि सड़क बन रहा है, सड़क का जाल पूरे भारत में बिछ रहा है। डिजिटल नेटवर्क कितना मजबूत हो गया। पहले पैसा लेने में देने में कितना दिक्कत था, मान लो सैटरडे संडे मंडे। अब देखो ना, मुझे आपको मान लीजिए 10,000 रुपया भेजना है, तो पलक झपकूंगा तब तक आपके पास पहुंच जाएगा। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, क्रेड, कितने सारे एप्लीकेशन है गाइस, पलक झपकते विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ। ये हमने कभी सोचा था आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले कि ऐसा भी होगा कि पलक झपकते पैसा पहुंच जाएगा? लाखों लाख, 1-1 लाख, 2-2 लाख, जितना देना है वो पहुंच जाएगा। इतना मतलब ट्रांजेक्शन फास्ट हो चुका है, इतना रिलायबल हो चुका है कि पलक झपकिएगा तब तक 10 लाख रुपया चाहिएगा चल जाएगा। इतना हमने समय बनाया ना, 2017 के बाद ही ये सब आया है, मतलब जो डिजिटल पेमेंट वगैरह है, टेक्नोलॉजी आ गया। अब तो गाइस देखो टेक्नोलॉजी भी ऐसा आ रहा है जो सस्टेनेबल हो, सतत हो, जो पर्यावरण को दूषित ना करे। पहले जो भी तकनीक आया वो पर्यावरण को दूषित करने वाला था, बट अब जो नए समय में जितनी भी टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं ना, वो सारी क्या है, वो सारी इको फ्रेंडली है, पर्यावरण को बिना दूषित किए काम करेगी, ताकि पर्यावरण भी अपने जगह खुश रहे और मानव भी अपने जगह खुश रहे और विकास भी होता रहे। यानी मानव विकास और पर्यावरण के बीच एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय, एक बैलेंस बने रहे। तो इसके लिए चल रहा है। अब कोई भी तकनीक ऐसा नहीं बनेगा जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाए। तो ये एक पॉइंट, इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। सोलर, हाइड्रो पावर, थर्मल वगैरह बहुत सारे नेचुरल सोर्सेस पे काम कर रहे हैं कि उससे हमारा संसाधन बने। 10वां गाइस पॉइंट हमें कहा गया रिड्यूस इनइक्वालिटीज। रिड्यूस इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है गाइस, कि असमानता को कम करना। असमानता देश के अंदर भी है और देश के बाहर भी है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब और बिहार, या चलिए महाराष्ट्र और बिहार अभी चल रहा है उसको लेते हैं। अभी आप सुन रहे होंगे कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े नेता हैं राज ठाकरे, उनकी एक पार्टी है मनसे, एमएनएस, और वो बाल ठाकरे के भतीजे। बाल ठाकरे बहुत बड़े नेता हुआ करते थे भारत में, महाराष्ट्र के, मतलब बहुत बड़े नेता थे। इतने बड़े नेता थे कि जिसको चाहते थे उसको जिता देते थे, इतना नेम फेम था उनका एक जमाने में, आज से 10 साल पहले। उन्हीं का भतीजा अब वो क्या कर रहे हैं, जो भी बिहार उत्तर प्रदेश के लोग महाराष्ट्र में, उसको मार मार के भगा रहे हैं। भागो यहाँ से, ऐसे। या तो मराठी बोलना सीखो, मराठी अडॉप्ट करो, और नहीं भागो यहाँ से। नहीं भागोगे तो लाठी, मतलब डंडा चल रहा है, जो कि पूरे देश में आ रहा है प्रकाश में, कि भाई महाराष्ट्र में जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं, वो बिहार यूपी के जो लोग वहाँ जो जाके मजदूरी कर रहे हैं उसको मार मार के भगा रहे हैं। ये बहुत लाइमलाइट में है, आज के टाइम पे चल रहा है। पर गाइज मैं ये कहता हूँ कि ऐसी नौबत ही क्यों है। हम मान लीजिए कि महाराष्ट्र के नेता को गाली दे रहे हैं कि भाई वो गलत कर रहा है, पर हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि हमारा आदमी वहां जा क्यों रहा है। बिहार का मजदूर क्यों जा रहा है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का मजदूर, क्या व्यक्ति क्यों उसको यूपी में क्यों नहीं काम मिल रहा है, उसको बिहार में काम क्यों नहीं, उसको झारखंड में काम, उसको बंगाल में क्यों नहीं। ये हम सोचने के बजाय क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र के नेता को गाली दे रहे हैं कि भाई राज ठाकरे मान लीजिए कि, अब एक बात बताइए, मान लीजिए कि मैं इस घर में रहता हूँ, अभी मैं अकेला रहता हूँ इस घर में। इस घर में मान लीजिए कि आप अपना दल बल लेके घुस जाइएगा, तो हम क्या करेंगे, आपको भगाएंगे कि क्या करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये मेरा घर है, इसमें 2 कमरा, एक किचन, वॉशरूम है, मैं आराम से रह रहा हूँ, जिंदगी जी रहा हूँ,
कल को मान लीजिए आप अपना 10-12 लोग लेके मेरे घर में घुस जाइएगा, किसी भी बहाने, काम के बहाने, रहने के बहाने या किसी बहाने, तो हम तो अपने आइडेंटिटी को बचाएंगे ना, क्योंकि हमको पता है आप घुस जाइएगा तो हम ही बाहर कर देंगे। अगर आप मेरे घर में घुस गए 10 लोग को लेके, तो हो सकता है आप हम ही को बाहर भगा दीजिएगा, क्योंकि आपको भी तो रहना है, आपको भी तो अपना अस्तित्व बनाना है। तो वहां का नेता आपको मार रहा है तो करीब करीब बहुत गलत भी नहीं कर रहा है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि आपको, आपके मान लीजिए कि बिहार का आदमी महाराष्ट्र जाता है, तो बिहार के लीडर को ये सोचना चाहिए ना कि बिहार का आदमी क्यों जा रहा है वहां पे, वो बिहार में ही क्यों नहीं रुक रहा है। उत्तर प्रदेश का लोग उत्तर प्रदेश में ही क्यों नहीं उसको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि वो महाराष्ट्र जा रहा है। अगर उसको यूपी में, उसको बिहार में मिल जाएगा नौकरी, तो वो जाएगा 2000 किलोमीटर दूर अपने परिवार को छोड़ के नौकरी करने। तो ऐसे में गाइस रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी का मतलब यही है। आज मान लीजिए कि महाराष्ट्र के पास फिल्म सिटी है, महाराष्ट्र के पास बंबई है, बंबई महानगर, वो ऐसा महानगर है जहां पे दिन भर में हजारों करोड़ का ट्रांजेक्शन होता है, 1000 करोड़। तो उसमें हमारे आपके जैसे कितने लोगों का पेट पलता है, कितने लोग वहां नौकरी करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में या तमाम तरह के सेक्टर्स में। क्योंकि बंबई महानगर बहुत बड़ा नगर है जिसमें हजारों लोग अपने, लाखों लोग अपने करियर के, या दिल्ली ही आप देखते हो, दिल्ली में राजधानी, यहाँ लोग आते हैं, बेंगलोर जाते हैं, बेंगलोर में भी हजारों लोग, लाखों लोग जाते हैं। क्योंकि गाइस अब मान लीजिए कि महाराष्ट्र क्या है, बहुत अमीर राज्य है, महाराष्ट्र क्या है, बहुत अमीर राज्य है, पंजाब क्या है, अमीर राज्य है, हरियाणा क्या है, अमीर, अमीर माने प्रॉस्पेरस स्टेट में उसका गिनती है। बिहार आप आइएगा, बिहार क्या है, गरीब राज्य है। पश्चिम बंगाल क्या है, गरीब राज्य है, वहां के लोगों, ज्यादातर लोग आपको गरीब मिलेंगे। तो गरीब आदमी क्या करेगा, कमाने के लिए कहीं तो जाएगा, उसको बंगाल में काम नहीं मिल रहा है, उसको बिहार में काम नहीं मिल रहा है, तो वो तो दिल्ली आएगा ही, वो तो बेंगलोर आएगा ही, वो तो बंबई जाएगा ही कि भैया कुछ तो काम मिले, दिन का 1000-2000 भी तो कमाएंगे तो अपना परिवार को भेजेंगे। तो ये जो इनइक्वालिटी, जो असमानता है देश के अंदर भी, महाराष्ट्र भी भारत सरकार का जिम्मेदारी है और बिहार भी बस, लेकिन महाराष्ट्र बहुत आगे बढ़ गया, पंजाब आगे बढ़ गया, हरियाणा आगे बढ़ गया, बिहार वही है, पश्चिम बंगाल वही है। क्यों? इस इनइक्वालिटी को कम कर सकते हैं क्या? अब आइए इंटर कंट्री की बात, अब भारत और बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश भी एक देश है, भारत भी एक देश है। आज आप देखते हो कि बांग्लादेशी जो घुसपैठ है वो भारत का बहुत बड़ा मुद्दा है। बांग्लादेश से लोग भारत में किसी किसी रास्ते आते हैं इलीगल तरीके से, और लाखों की संख्या में, माने 15-20 लाख से ज्यादा मैं बोल रहा हूँ कि बांग्लादेशी जो है वो भारत में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश रह रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को छिपा के। कई लोगों ने इलीगल आधार कार्ड भी बनवा लिया है। अब भारत में ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि बांग्लादेश के जो लोग यहाँ के रहे, मान लो 5 साल 10 साल रह लिए, उन्होंने छोटा मोटा दुकान खोल लिया, उनके बच्चे हो गए, बच्चे पढ़ने भी लग गए, उन्होंने नकली आधार कार्ड भी बना लिया। अब वो 10 साल 15 साल मान लो रह लिया, अब उसका यहाँ पे दुकान चल गया, बिजनेस चल गया। अब उसको आप भगाने आइएगा तो भागेगा वो बोलेगा भैया हम भी 15 साल से रह रहे हैं, हम क्यों भागे, हम बांग्लादेश के थे, अब नहीं है, अब हम इंडियन है, तो आप ही को मार के भगा देगा। और ये चल भी रहा है, दिल्ली में ये चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, तमाम देश के तमाम हिस्सों में, क्योंकि आइडेंटिटी का क्वेश्चन मार्क लगने लग जाता है ना। वहां के लोगों को लगता है यार कहीं ये हमको ना भगा दे, हमको लग रहा है कि ये हमको, मतलब आपस में लड़ाई होने लग जाती है क्योंकि आइडेंटिटी की बात है। तो बांग्लादेश का लोग भारत क्यों आ रहा है, अमेरिका का लोग क्यों नहीं आ रहा है, स्विट्जरलैंड का लोग क्यों नहीं आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का क्यों नहीं आ रहा है, बांग्लादेश का ही क्यों आ रहा है? कि बांग्लादेश में गरीबी है, बांग्लादेश में नौकरी नहीं है, बांग्लादेश में खाने का खाना नहीं है। क्या करेगा वो? पास में देख रहा है भारत समृद्ध देश है, चलो आप घुसो, कुछ तो नौकरी मिलेगा। क्या यही तो रीजन है ना, आप अपना घर छोड़ के क्यों जा रहे हो? क्योंकि आप देख रहे हो कि भारत में कुछ काम मिल जाएगा, धंधा, तो आ रहे हो यहाँ पे। अमेरिका का लोग क्यों नहीं आके रह रहा है, या मान लीजिए सऊदी अरबिया का लोग आके क्यों नहीं रह रहा है भारत में छिप के, या मान लीजिए कि जापान का लोग क्यों नहीं छिप के रह रहा है, कहाँ रह रहा है? देखे हैं, भी सुने हैं कि जापान का लोग छिप के रह रहा था भारत में, अपना एक टमाटर का ठेला खोला था, टमाटर और आलू बेचने का, जापान का, सुने हैं कभी? पर ये सुने होंगे कि बांग्लादेश का, पाकिस्तान का। या मैं कह रहा हूं जो आसपास जो गरीब देश हैं, ऐसे देश जो इकोनॉमिकली बहुत अच्छे नहीं है, या मान लो भारत की तुलना आप जापान से करो, भारत की तुलना आप अमेरिका से करो, भारत की तुलना आप ब्रिटेन से करो, तो वहां भी आप जाइएगा तो पाइएगा कि भारत का लोग वहां रह रहा है। भारत के जो लोग हैं वो गए मजदूरी करने, वहीं पे रहने लग गए, वहीं घर बना लिए, वहीं बच्चा हो गया। अब वहां के लोगों को लग रहा है यार कहीं भारत का लोग ऐसा ना हो कि यहाँ डोमिनेंट हो जाए। कनाडा में क्या हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है? यही हो रहा है ना, जो कनाडा के लोग हैं भारत के लोग को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं, भागो यहाँ से। क्योंकि कनाडा में इंडिया जो है, इंडिया के जो लोग हैं वो डोमिनेंट होने लग गए।
संख्या बढ़ गई। अच्छा, भारत के लोग जहां जाते हैं वहां अपना वर्चस्व कायम कर ही लेते हैं, मेहनती होते हैं, भारत का जो ब्लड है मेहनती ब्लड है, अपना वर्चस्व कायम कर ही लेते हैं। इवन जो वहां इलेक्शन होता है, कई सारे एमपी भारत के होने लग गए, नेता। आप देखिए ना, ब्रिटेन का जो अभी प्रधानमंत्री बना था कुछ दिन पहले, अभी तो हट गए, वो कहाँ का था? भारत का ही था। अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, कहाँ की है? भारत के मूल की है। कनाडा का जो आपका बड़े बड़े नेता है भारत के हैं। तो कैसे हो गया ये कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस आपकी साउथ इंडिया की हैं, केरला तरफ की हैं या तेलंगाना की हैं। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो ऋषि सुनक बना था वो आपका भारत का है। या ऐसे तमाम ऐसे विश्व के थे जहां भारत, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम पिछले 50-60 साल से माइग्रेट कर रहे हैं, उन देशों में जा रहे हैं, वहां पहले गए मजदूरी करने, ठेला रिक्शा चलाने, आलू टमाटर बेचने, बेचते 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 धीरे धीरे हमने क्या किया, वहां वर्चस्व बना लिया। हमारी संख्या बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि हम इलेक्शन लड़ने लग गए और हम वहां इलेक्शन जीतने लग गए, प्रधानमंत्री जैसे पद पे भी बैठ गए। तो वहां के लोगों को ये डर लगने लग गया, भैया कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये हम ही भगा दे तो आपको मारेगा पीटेगा, जैसे कनाडा में हो रहा है या फ्रांस में भी ऐसा सुनने में आता है कई बार। तो ये जो इनइक्वालिटी है गाइस, इसको कम करना पड़ेगा देश के अंदर भी और देश के, कि सबको एक जैसा बनाओ ना। बिहार को भी ऐसा बनाओ ना कि वो महाराष्ट्र ना जाए वहां के लोग, बंगाल को भी ऐसा बनाओ ना कि वहां के लोग पंजाब ना जाए। अपना अपना रहो, क्या दिक्कत है? अपने स्टेट में रहो ना, अपने परिवार के साथ रहो। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले तो जाओ, समझ में आ रहा है। अगर आप बंगाल के हो और आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है दिल्ली में, महाराष्ट्र, तो जा रहे हो, समझ में आ रहा है। पर ऐसे छोटे मोटे काम तो आपको आपके जिले में मिलने चाहिए, अपने राज्य में मिलने चाहिए। जहां आप दिन का 500,000 कमाने के लिए 2,000 क्यों जा रहे हो इतने दूर? कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिले तो समझ में आए कि आप घर से 2,000 किलोमीटर दूर जा रहे हो। तो ये कब होगा भाई? जब सरकार इस पे काम करेगी, कर भी रही है। अब आप देख रहे हो हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है। पहले पहले क्या होता था कि दिल्ली में ही डेवलपमेंट दिखता था, बंबई में। अब क्या है गाइस, हर जगह पे काम हो रहा है, हर जगह पे इंडस्ट्री बन रहा है, हर जगह पे रोड बन रहा है, नेटवर्किंग हो रहा है। ठीक है जी, ताकि आपको जो है कहीं बाहर ना जाना पड़े। आप देख ही रहे हो भारत सरकार तमाम राज्यों में जगह पे कुछ ना कुछ अपना कर रही है, ताकि वहां के लोगों को कहीं बाहर माइग्रेट ना करना पड़े। तो ये 10वां 11वां है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, यानी ऐसा शहर जो सस्टेनेबल माने टिकाऊ। अब आप आज के टाइम पे देखोगे कि पिछले 15 साल में देखिए कितना अपार्टमेंट बना, कितना तेजी से। 2010 के पहले अपार्टमेंट दिखता कहाँ था? बहुत रेयर था। छोटे शहरों में तो होता भी नहीं था, बड़े शहरों में ही होता था अपार्टमेंट, बिल्डिंग्स वगैरह जो बन। अब तो आप देखो ना, गांव में मैं देख रहा हूँ जाके अपार्टमेंट बन रहा है। आप अगर यूपी से हैं, आप बंगाल से हैं, आप बिहार से हैं, आप उत्तराखंड से हैं, आप देखो ना, ग्रामीण क्षेत्र में अपार्टमेंट बनने लग गया। मतलब एक ही बिल्डिंग में 200 परिवार रह रहा है, अपार्टमेंट फ्लैट बना बना के। ऐसा क्यों? क्योंकि आबादी बढ़ गई ना, जमीन नहीं है हमारे पास, पॉपुलेशन मल्टीप्लाई हो गया, उतना जमीन नहीं है, क्या करिएगा? हवा में 10-10 मंजिल, 15 मंजिल, 25 मंजिल, 50 मंजिला का मकान बन रहा है। एक एक मतलब अपार्टमेंट में 500-500 परिवार रह रहे हैं हवा में। कोई थर्ड फ्लोर, कोई फोर्थ फ्लोर, कोई 15वां फ्लोर, कोई 20वां फ्लोर। तो ऐसे में गाइस, ये जो नए शहर बस रहे हैं ना, अब क्या हो रहा है, नया नया शहर बस रहा है, नया शहर, नए नए अपार्टमेंट कल्चर। तो ऐसे में आपको शहर ऐसा बनाना होगा जो इको फ्रेंडली हो। यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि जो नया नया अपार्टमेंट, वहां देखिए ग्रीनरी का भी ध्यान रखा जा रहा है। कोई नया अपार्टमेंट बन रहा है तो देखो वहां चारों ओर पेड़ पौधा भी लगाना होगा। ऐसा सरकार ने मैंडेटरी किया हुआ है कि ऐसा नहीं है भाई सारे जमीन पे घर बना दीजिए, नहीं चलेगा। आप पेड़ भी लगाओ, पौधा भी लगाओ, छोटा सा एक तालाब भी बनाओ, स्विमिंग पूल, जो भी, यानी पूरा इको फ्रेंडली व्यवस्था बनाओ। क्योंकि जो लोग उस अपार्टमेंट में रहेंगे वो 1 साल 2 साल नहीं रहेंगे, वो अगले 100 साल 200 साल तक रहेंगे। तो ऐसा बनाओ कि आगे के 100-200 साल तक चिंता ना करना पड़े, प्रदूषण ना हो, हर तरह की व्यवस्था करो, पेड़ पौधे लगाओ, जानवरों के लिए व्यवस्था करो, है ना। वेस्ट मैनेजमेंट देखो कि भाई किस प्रकार से जो कूड़ा कचरा आता है तो उसका मैनेजमेंट। तो ये सारी बातें हैं गाइस कि रिस्पॉन्सिबल सिटीज, है ना, सस्टेनेबल सिटीज को बनाना, यानी कि हम एक ऐसा शहर बनाएं, है ना, हम एक ऐसा शहर बनाएं जो मतलब टिकाऊ हो। ऐसा ना हो कि आज बना और कल उसका खत्म हो गया मामला। ऐसा शहर बनाइए जो आने वाले लंबे समय तक, 200 साल, 250 साल, 300 साल, इस तरह की दिमाग में योजना रख करके बनाइएगा तो लाभ होगा। क्योंकि अब तो देखो ऐसे ही जिंदगी चलेगा ना। पहले वाला समय चला गया कि भैया 10-10 एकड़ पे लोग रह रहे हैं। अब तो जो पुराने लोगों के पास जमीन है वही है। नए समय में आप आज के समय में 100 गज जमीन नहीं खरीद पाइएगा। पहले का समय अलग था, जिनके बाप दादा ने जमीन खरीदा, आज वो देखते हो कोई काम करने का जरूरत है उनको?
आप में से जिनके भी बाप दादा ने जमीन खरीदा होगा आज से 100 साल 50 साल पहले, तो उनको पढ़ने लिखने की जरूरत है। आपके नाम पे अगर 1 आध कट्ठा भी जमीन होगा ना, तो कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए में बिकेगा, आज के रेट पे बोल रहा हूँ। और आज के समय में हम और आप ये चाहेंगे कि हम नौकरी करके और जा करके जो है जमीन खरीद लें, बड़ा बड़ा जमीन जो पहले होता था हमारे दादाजी लोग के जमाने में, नहीं कर पाएगा। क्योंकि गाइस अब देखो ना, मैं तो अपार्टमेंट जाता हूँ, जो 10वें मंजिल पे मकान है, 10वें मंजिल पे, उसका रेट वो बता रहा है 65 लाख रुपए। 10वें मंजिल पे 10th फ्लोर पे 50 गज का मकान है जिसमें 2 कमरे और एक वॉशरूम है, एक किचन है, उसका दाम दे आर टेलिंग लाइक 65 लाख। और 3 कमरा का पूछिएगा तो कम से कम 1.5 करोड़, 1.25 करोड़। और वो कौन सा मंजिल, तो 10वां मंजिल, 9वां मंजिल, 12वां मंजिल, 15वां मंजिल, लिफ्ट से जाइए, लिफ्ट खराब है तो हालत खराब। ये महंगाई है, क्योंकि जमीन नहीं है हमारे पास, पॉपुलेशन बहुत, सबको घर चाहिए, कहां बसाओगे। तो ऐसे में सस्टेनेबल सिटीज को बनाना जरूरी है। क्योंकि जो भी हमारा जो भी जनरेशन अब अपार्टमेंट में रह रहा है ना, या बिल्डिंग्स में रह रहा है ना, तो उसको ऐसा बनाओ कि भैया 100 200 250 साल तक उसको मतलब कोई दिक्कत ना हो। वहां पे पेड़ पौधा, वेस्ट मैनेजमेंट, जानवरों, एक ऐसा बनाओ कि वो रहे, जंगल भी हो, रहने का भी हो, साफ हो, स्वच्छ हो, अच्छी हवा हो। ऐसा ना हो कि भैया सब कुछ पेड़ वेड़ काट करके बस घर बना दिया, ऐसा मत करो, जो पहले होता था ऐसा मत करो। तो इन चीजों पे भी यूएन ने कहा जो हो भी रहा है। तो आप अभी जहां भी नई जगहों पे देखिएगा अपार्टमेंट हो, तो इन चीजों को भी वो लोग ध्यान में रख के बना रहे हैं कि ये चीजें भी साथ के साइमल्टेनियसली हो। ठीक है, तो ये गाइस आज था, 2-3 एम बच गया, उसको कल करा के हम और भी आगे कुछ कॉन्वेंशंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी बातें हैं, पर्यावरण एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें बहुत बातें हैं। तो हम लोग इसको करेंगे, है ना। जो 2-3 चीजें छूट गई ना, इसको हम लोग जो है कल के क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, जो भी 2-3 चीज मान लीजिए हमारा छूट गया। किन्हीं को भी कोई डाउट है तो बताइए।